नमस्ते। चलिए, आज एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि एक ऐसा देश जिसे कई लोगों ने एक विफल प्रयोग कहकर खारिज कर दिया था, वो आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक कैसे बन गया? आज हम भारत की 1947 से लेकर अब तक की इसी अविश्वसनीय यात्रा की पड़ताल करेंगे। तो चलिए टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1947। एक नए देश का जन्म हुआ, लेकिन दुनिया की आंखें शक से देख रही थीं। पश्चिम के कई बड़े विचारकों ने तो भविष्यवाणी कर दी थी कि भाषा, धर्म और संस्कृति के आधार पर इतना बटा हुआ ये देश बिखर जाएगा। और बस यहीं से, इन्हीं शक और अंदेशों के बीच हमारी कहानी शुरू हुई। लेकिन इन सब बातों के बावजूद भारत के संस्थापकों ने एक बहुत बड़ा और साहसिक फैसला लिया, एक मजबूत लोकतांत्रिक नींव रखने का। सोचिए, सैकड़ों रियासतों को एक करना और एक बिखरे हुए समाज को साथ लाना, ये कोई मामूली काम नहीं था, ये एक ऐतिहासिक काम था। और फिर 1950 में भारत ने दुनिया को अपना संविधान दिया। देखिए, ये सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं था, ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की बुनियाद बना। इसने हर वयस्क को वोट देने का अधिकार दिया, मौलिक अधिकार दिए। ये उस जमाने के लिए एक क्रांतिकारी विचार था, यहाँ तक कि कई पुराने लोकतंत्रों के लिए भी। तो एक तरफ लोकतंत्र की नींव रखी जा रही थी और दूसरी तरफ भविष्य के लिए एक जबरदस्त निवेश हो रहा था। आईआईटीज और एम्स जैसे वर्ल्ड क्लास संस्थान बनाए गए। ये वो केंद्र बनने वाले थे जहां से आने वाली पीढ़ियों के लिए इनोवेशन और एक्सीलेंस निकलना था। ये एक बहुत दूर की सोच वाला कदम था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं 60s और 70s के दौर में। ये वो वक्त था जब हमारा युवा देश अपने अस्तित्व, अपनी सर्वाइवल के लिए लड़ रहा था। बार बार पड़ने वाले सूखे ने देश को खाने की कमी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। सोचिए, लाखों जिंदगियां दांव पर लगी हुई थीं। और इन्हीं मुश्किलों का जवाब बनकर आईं दो ऐसी क्रांतियां जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। एमएस स्वामीनाथन की अगुवाई में हरित क्रांति ने हमें अनाज के लिए आत्मनिर्भर बनाया, तो वहीं डॉक्टर वर्गीज कुरियन की श्वेत क्रांति ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना दिया। ये क्रांतियां सिर्फ पॉलिसी नहीं थी, ये भारत के जज्बे और इनोवेशन की जीती जागती कहानियां हैं। और श्वेत क्रांति की सफलता वो तो इतनी जबरदस्त थी कि सचमुच, जैसा कहते हैं ना, देश में दूध की नदियां बहने लगी। ये अमूल के सहकारी आंदोलन की ताकत थी, जिसने लाखों छोटे किसानों को सीधे तौर पर मजबूत किया और गांव की अर्थव्यवस्था की पूरी तस्वीर ही बदल दी। तो देखिए, अब तक इंडिया ज्यादातर अपने अस्तित्व, अपनी सर्वाइवल के लिए ही संघर्ष कर रहा था। लेकिन 80s और 90s आते आते एक नया आत्मविश्वास, एक नया सेल्फ कॉन्फिडेंस उभरने लगा। पिछली पीढ़ियों के संघर्ष ने एक ऐसी नींव बना दी थी जिस पर अब देश कुछ बड़ा करने के लिए बिल्कुल तैयार था। और इस नए कॉन्फिडेंस का सिंबल बना साल 1983। एक ऐसा साल, एक ऐसी तारीख जो हर भारतीय के जहन में हमेशा के लिए बस गई। 1983 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतना सिर्फ एक खेल की जीत नहीं थी, ये एक साइकोलॉजिकल विक्ट्री थी। एक जीत जो सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नहीं, दिमाग में हुई थी। इसने पूरे देश को एक कर दिया और एक पूरी पीढ़ी को ये यकीन दिलाया कि हाँ, हम दुनिया में किसी से कम नहीं हैं और हम भी जीत सकते हैं। और इसी नए आत्मविश्वास के साथ भारत 1991 में एक ऐतिहासिक मोड़ पर आ खड़ा हुआ। दशकों से लाइसेंस राज ने हमारी अर्थव्यवस्था को जकड़ रखा था। सोचिए, एक छोटा सा बिजनेस शुरू करने के लिए भी इतने सारे परमिट्स, इतनी लाल फीताशाही कि एंटरप्रेन्योरशिप का दम घुट जाता था। 1991 के सुधारों ने इन बेड़ियों को तोड़ा और भारत की असली उद्यमशीलता को दुनिया के सामने खोल कर रख दिया। तो इन सुधारों का, और याद है हमने आईआईटीज की बात की थी, उस निवेश का, सबका मिला-जुला नतीजा सामने आया भारत के आईटी सेक्टर के जबरदस्त उभार के तौर पर। हमारे पास एक अंग्रेजी बोलने वाला हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स था और देखते ही देखते बैंगलोर एशिया की सिलिकॉन वैली बन गया। तो चलिए अब आते हैं आज के भारत पर, मॉडर्न एरा में। ये वो दौर है जहां भारत सिर्फ सॉफ्टवेयर सर्विसेज देने वाला देश नहीं रहा, बल्कि अब वो अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी, डिजिटल पेमेंट्स और फार्मा जैसे सेक्टर्स में इनोवेशन को लीड कर रहा है। इस बदलाव का सबसे शानदार उदाहरण है इसरो का सफर। जरा सोचिए, कहाँ शुरुआती दिनों में साइकिल पर रॉकेट के पार्ट्स ले जाना और कहाँ बेहद कम बजट में चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला देश बनना। व्हाट अ जर्नी! और ये कहानी, ये बदलाव सिर्फ आईएसआरओ तक नहीं है। असली बदलाव तो ये है
कि अब भारत केवल पश्चिमी टेक्नोलॉजी को कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा है, अब भारत इनोवेट कर रहा है, अपनी समस्याओं के लिए अपने समाधान बना रहा है। यही भारत की नई आर्थिक शक्ति का प्रतीक है। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण बिल्कुल यूपीआई है। हमारे देश में बना ये डिजिटल पेमेंट सिस्टम इतना कमाल का है कि आज अमेरिका और यूरोप जैसे बड़े बड़े देश भी इससे सीख रहे हैं कि ये कैशलेस अर्थव्यवस्था कैसे बनाई जाए। ये मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड की ताकत का जीता जागता सबूत है। लेकिन भारत की ये सक्सेस स्टोरी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, ये लोगों की है। और इस कहानी में एक बहुत अहम किरदार है जिसके बिना ये अधूरी है, और वो है नारी शक्ति। फाइटर जेट उड़ाने से लेकर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को लीड करने तक आज हिंदुस्तान की महिलाएं हर बंधन तोड़ रही हैं और भारत की ग्रोथ स्टोरी में नए चैप्टर लिख रही हैं। तो हमने 1947 से लेकर अब तक का सफर देखा, एक संघर्ष से शुरू होकर ग्लोबल स्टेज पर उभरने तक। पर अब सवाल ये है कि आगे क्या? चलिए एक पल रुक कर देखते हैं कि हम कहां से कहां आ गए। एक देश जिसे फेल्ड एक्सपेरिमेंट कहा गया था, आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जहां आजादी के वक्त 20% से भी कम लोग पढ़े लिखे थे, वहां आज दुनिया का सबसे बड़ा टेक वर्कफोर्स है। क्या ट्रांसफॉर्मेशन है। और अब निगाहें हैं साल 2047 पर, जब भारत अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा। लक्ष्य है विकसित भारत का, एक ऐसा भारत जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में दुनिया को लीड करे। तो पिछले 75 से ज्यादा सालों ने एक मजबूत नींव तो बना दी है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि भारत की युवा पीढ़ी, जो दुनिया में सबसे बड़ी है, वो आने वाले 25 सालों में इस नींव पर क्या बनाएगी। भविष्य तो कोई नहीं जानता, लेकिन जो संभावनाएं हैं वो अनंत है।